वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपको जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आई गई। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरे अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस 6 वीडियो के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 6 चैप्टर हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में। क्लियर है? सीबीएसई बोर्ड में 6 चैप्टर हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में। मैं आपको गिना भी देता हूं कौन कौन से। पहला, रेडियो नाटक, जिससे प्रश्न उत्तर आएंगे। दूसरा, कहानी का नाट्य रूपांतरण, इससे प्रश्न उत्तर आएंगे। तीसरा, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, इससे भी प्रश्न उत्तर आएंगे। अब 3 टॉपिक और कौन से? ये तो 3 टॉपिक हो गए, रेडियो नाटक, कहानी का नाट्य रूपांतरण और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो 3 टॉपिक ही हो गए। अब 3 टॉपिक बाकी कौन से? चौथा टॉपिक है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। 5वां टॉपिक क्या है? 5वां टॉपिक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसकी वीडियो भी बन गई है। और अब ये लास्ट टॉपिक है 6वां, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए इनकी वीडियो बड़ी बड़ी है, क्योंकि इनमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए। तो मैंने इस वीडियो में सारे इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो देख ली तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। क्या होता है ये पत्रकारिता लेखन? देखो, टॉपिक का नाम ही कहां से शुरू है, पत्रकारिता लेखन। इसका मतलब आपको पत्रकारिता लेखन की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली परिभाषा वही है, पत्रकारिता लेखन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा है। क्या होता है ये पत्रकारिता लेखन? तो देखिए, जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए, पत्रकार का काम क्या होता है, रिपोर्टर का काम क्या होता है? वो न्यूज लाता है, तब वो समाचार पत्र में छपती है, तब लोग उसे अगले दिन पढ़ते हैं। यही तो पत्रकार का काम होता है। पत्रकार किसे कहते हैं? जो सूचनाओं को क्या करता है, एकत्र करता है। डन। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं प्रश्न। तो पत्रकार ये लेखन किसे कहते हैं? जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। अब पत्रकार अलग अलग तरीके से अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाता है। क्लियर हो गई बात? तो जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे पत्रकारिता लेखन कहते हैं। जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए, जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। यह याद रखना है आपने, लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। ठीक है? तो पत्रकार जो लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रहा है ना, वही पत्रकारिता लेखन है। पत्रकार जो लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रहा है, वही पत्रकारिता लेखन है। और वो क्यों कर रहा है लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग? अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए। तो डेफिनेशन क्या बन गई? जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। याद हो गई? मैंने ये इतनी बार इसलिए बोली, क्या फायदा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं और आपको समझ में ही ना आए, फिर आप दोबारा वीडियो देख रहे हो, तिबारा देख रहे हो। मैं खुद वो नहीं चाहता हूं। डन। पत्रकारिता लेखन याद हो गया? जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एमसीक्यू बनता ही है 99%। पत्रकार किसे कहते हैं और इनके प्रकार बताइए। यहां पे आप ये भी ऐड कर दो, यहां से क्वेश्चन बनता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्रकार किसे कहते हैं और इनके प्रकार बताइए। ढंग से सुन लीजिए। पत्रकार मतलब रिपोर्टर, संवाददाता। क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं ये नहीं चाहता कि ये बड़ी वीडियो है तो जैसे आप आगे का पढ़ रहे हो पीछे का भूल जा रहे हो। समझ रहे हो? तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? पत्रकारिता लेखन किसे कहते हैं।
तो क्या था पत्रकारीय लेखन? जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या समझ रहे हैं इस पाठ में? पत्रकार किसे कहते हैं और पत्रकार के प्रकार बताइए। पत्रकार किसे कहते हैं और पत्रकार के प्रकार बताइए। तो पत्रकार किसे कहते हैं? जो खबरों को एकत्र करता है। पत्रकार की परिभाषा तो बहुत ही सरल है। पत्रकार किसे कहते हैं? जो खबरों को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है। जो खबरों को, पत्रकार का वही काम होता है, खबरों को एकत्र करना। डन। अब जो प्रश्न उठते हैं, पत्रकार के कितने प्रकार हैं? तो पत्रकार के 3 प्रकार हैं। यह एमसीक्यू में आ सकता है। पत्रकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पत्रकार किसे कहते हैं? जो सूचनाओं को एकत्र करता है। अब वो 3 प्रकार कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो नियमित वेतन पर काम करता है। बस तुम इतना ही लिख देना, एमसीक्यू में आएगा ना। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो ये वर्ड याद रखो, नियमित वेतन। नियमित वेतन का मतलब होता है रेगुलर सैलरी। मतलब मान लो तुम 30 में से 20 दिन ऑफिस गए तो तुमको सैलरी पूरी मिलेगी। समझ रहे हो? वो होता है नियमित वेतन। तुम 30 में से 15 दिन ही ऑफिस गए लेकिन तुमको सैलरी पूरी मिल रही है, वो होता है पूर्णकालिक पत्रकार। और उसी को कहते हैं नियमित वेतन। याद रखना, ये पूर्णकालिक पत्रकार इक्वल टू नियमित वेतन। वो पता कैसे देते हैं एमसीक्यू? नियमित वेतन पर काम करने वाला पत्रकार क्या होता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार। और तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तब वो यहां पर लिख देते हैं निश्चित मानदेय। निश्चित मानदेय नहीं होता, नियमित वेतन होता है। नियमित वेतन का मतलब होता है मतलब पूरी सैलरी, मतलब ठीक है, रेगुलर सैलरी। तो पत्रकार के 3 प्रकार हैं। पहले पत्रकार किसे कहते हैं? जो खबरों को एकत्र करता है। याद हो गया? पत्रकार के कितने प्रकार बताए? 3। कौन है वो 3? पहला, पूर्णकालिक। देखो, पूर्ण का मतलब होता है पूरा और काल का मतलब होता है समय, यानी फुल समय, पूरा समय जो काम। ठीक है, तो पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार। तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार। ये तीनों आपने याद रखने। पत्रकार के 3 प्रकार हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है? बस आपने 2 वर्ड याद रखने, जो नियमित वेतन पर काम करता है। नियमित वेतन का मतलब मैं समझा भी चुका हूं आपको कि अगर कोई 30 में से 20 दिन ऑफिस जा रहा है और उसको पूरी सैलरी मिल रही है, वो नियमित वेतन है। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार का मतलब होता है वही, मतलब जितना काम उतना पैसा। अगर 15 दिन आए हो तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी। लेकिन आपने ये नहीं लिखना है, आपने लिखना है निश्चित मानदेय पर काम करने वाला। निश्चित मानदेय का मतलब होता है जितना काम उतना पैसा, वो होता है निश्चित मानदेय। 2 घंटे काम करेगा इतने रुपए मिलेंगे, 3 घंटा करेगा इतने मिलेंगे। डन। तो आपने ना ये 2 वर्ड याद रखने बस। पूर्णकालिक पत्रकार इक्वल टू क्या होगा? नियमित वेतन। अंशकालिक पत्रकार इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो निश्चित मानदेय पर काम करता है। और कोई आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले ना तो बोलना सर निश्चित मानदेय वो होता है जितना काम उतना पैसा, और नियमित वेतन वो होता है जो मतलब रेगुलर सैलरी पे काम करता है, चाहे वो कितने दिन भी ऑफिस आए। अगला है फ्रीलांसर पत्रकार। देखो उसका नाम ही क्या है, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर वो होता है जो भुगतान के आधार पर काम करता है। भुगतान का मतलब पैसा दो और न्यूज लो। भुगतान के आधार पर मतलब ये किसी पर्टिकुलर समाचार में काम नहीं करता, किसी समाचार पत्र में काम नहीं करता, ये पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर के लिए काम नहीं करता। जो इसको पैसे देगा इन पत्रकारों को, ये उनको अपनी न्यूज भेज देते हैं। तो ये होते हैं फ्रीलांसर, जो भुगतान के आधार पर काम करते हैं। भुगतान का मतलब पैसा दो उनको और न्यूज लो। तो पत्रकार किसे कहते हैं? देखो रिवाइज दोबारा करवा रहा हूं। पत्रकार या लेखन किसे कहते हैं? जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, उसे पत्रकार या लेखन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार के कितने प्रकार हैं। तो पत्रकार किसे कहते हैं? जो खबरों को एकत्र करता है, जो सूचनाओं को एकत्र करता है। पत्रकार के कितने प्रकार बताएं? 3। पहला पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक, तीसरा फ्रीलांसर।
पहला पूर्णकालिक। पूर्णकालिक वो होता है जो नियमित वेतन पर काम करता है, याद रखना ये वर्ड, पूर्णकालिक पत्रकार इक्वल टू नियमित वेतन। अंशकालिक पत्रकार कौन होता है? जो निश्चित मानदेय पर काम करता है। बच्चे इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, निश्चित मानदेय और नियमित वेतन, और उल्टा कर देते हैं ऐसे करके, जबकि ये गलत है। पूर्णकालिक पत्रकार नियमित वेतन पर काम करता है, अंशकालिक पत्रकार निश्चित मानदेय पर काम करता है, और फ्रीलांसर पत्रकार भुगतान के आधार पर काम करता है। उसको जो पैसे देता है वो उसको अपनी खबर दे देता है, तो ये भुगतान के आधार पर काम करता है फ्रीलांसर। याद हो गया पत्रकार। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आया था, और जो इससे पहले वाला हमने पत्रकार वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, उससे एमसीक्यू ज्यादा आते। बाकी अगला प्रश्न है, समाचार कैसे लिखा जाता है, या समाचार किस शैली में लिखा जाता है, या उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। यह प्रश्न इन तीनों में से कैसे भी आ सकता है कि समाचार लिखने की मुख्य शैली कौन सी है उसे स्पष्ट कीजिए, या उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। तो जहां पर समाचार लिखने की शैली आएगी, या रेडियो समाचार लिखने की शैली, तो रेडियो समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, और वैसे समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो याद रखना है आपने, अगर समाचार लेखन की शैली पूछेंगे तो उल्टा पिरामिड शैली के बारे में लिखोगे, और अगर प्रश्न आएगा उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं तो आप यही लिखोगे। अब देखो क्या होता है उल्टा पिरामिड शैली, बहुत आसान है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? देखो, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली किस चीज की शैली है? अगर एमसीक्यू में आ गया, समाचार लिखने की। याद रखना, उल्टा पिरामिड शैली किस चीज की शैली है? समाचार लिखने की। तो अब उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। याद हो गया, उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? पहले इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। बाद में भी महत्वपूर्ण ही आते हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण आते हैं। पहले तो अधिक महत्वपूर्ण समाचार आते हैं और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। यही होता है उल्टा पिरामिड शैली। और अब इसका चित्र कैसा है, इसको लिखने की प्रक्रिया, इसका चित्र आप ये बनाएंगे इस तरीके से, जैसे इस बच्चे ने बनाया। सबसे ऊपर लिखोगे इंट्रो, फिर लिखोगे बॉडी, फिर लिखोगे समापन। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? इंट्रो ही तो आता है, फिर हमारी बॉडी होती है और लास्ट में समापन होता है। तो आप सीरीज वैसे भी याद रख सकते हो। और चित्र याद रखना है इसका, उल्टा पिरामिड का मतलब है पिरामिड को उल्टा कर दो। पिरामिड तो ऐसा होता है लेकिन ये उल्टा पिरामिड है तो ये ऐसा हो जाएगा उल्टा। तो इसमें सबसे ऊपर आता है इंट्रो, बीच में आता है बॉडी और लास्ट में आता है समापन। ठीक है, इंट्रो के दो नाम और भी हैं। इंट्रो को ये भी कहते हैं लीड, और एक और नाम है इसका मुखड़ा। देखो मुखड़ा कहां होता है? सबसे ऊपर ही तो होता है। और लीड का मतलब भी क्या होता है? फ्रंट से लीड करना। ये कैप्टन अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता है। तो इंट्रो, लीड, मुखड़ा, तुम वैसे भी रिलेटेड कर सकते हो शब्द। अब इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब है समाचार का पहला पैराग्राफ। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? मैंने क्या बताया? सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। फिर इसकी पिक्चर थी इस तरीके से, सबसे ऊपर था इंट्रो, बीच में था बॉडी और लास्ट में था समापन। इंट्रो का मतलब होता है समाचार का पहला पैराग्राफ। बॉडी का मतलब होता है समाचार का विस्तार। देखो इंट्रो में तो हम समाचार का पहला पैराग्राफ लिख देते हैं, बॉडी में फिर उस समाचार को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, समाचार का विस्तार। और समापन का मतलब होता है समाचार का सार। सार कहते हैं कंक्लूजन को। ठीक है, तो याद हो गई उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। याद हो गया, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। इसका जो चित्र था वो भी आपने देख लिया। इसका चित्र उल्टा पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर आता है इंट्रो, बीच में आता है बॉडी, लास्ट में आता है समापन। और इंट्रो के दो नाम और क्या है? लीड या मुखड़ा। याद रखना, इंट्रो का मतलब होता है समाचार का पहला पैराग्राफ। इंट्रो का मतलब है जो सबसे ऊपर आता है समाचार का पहला पैराग्राफ। बॉडी का मतलब होता है समाचार का विस्तार, उसको डिटेल में बताना। और समापन का मतलब होता है समाचार का सार, कंक्लूजन। जैसे हम न्यूज देखे आपने कभी? न्यूज में पहले क्या आता है? पहले वो शॉर्ट में न्यूज बताते हैं, बीच में डिटेल में बताते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन। तो पहला है समाचार का पहला पैराग्राफ, बॉडी में है समाचार का विस्तार और समापन में समाचार का सार। सार मतलब उसका कंक्लूजन।
और फिर यह भी लिख देना, उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, 19th सेंचुरी। याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप ऐड कर सकते हो बड़ा करने के लिए। उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, मध्य भी याद रखना है। तो उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। तो उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत तो 19th सेंचुरी के बीच से ही हो गई थी, लेकिन इसका जो विकास है वो अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उल्टा पिरामिड शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ और इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 19वीं शताब्दी के मध्य से। डन। तो बहुत कुछ हो गया उल्टा पिरामिड के बारे में लिखने के लिए। अब अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन। अब एक तरफ लिख दो पत्रकारीय लेखन और दूसरी तरफ लिख दो साहित्यिक सृजनात्मक लेखन। अब क्या होता है पत्रकारीय लेखन? देखो, पत्रकार जिसको लिखता है इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। अब पत्रकार जो लिख रहा है न्यूज़पेपर में, क्या वो उसे अपनी इमेजिनेशन से लिख देगा? बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। न्यूज़पेपर में तुम्हारी इमेजिनेशन से थोड़ी काम चलेगा। न्यूज़पेपर में तो तुमको फैक्ट बातें लिखनी होंगी, सच्ची बातें लिखनी होंगी। तो पत्रकारीय लेखन में पहला पॉइंट क्या है? इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। पत्रकार कल्पना का प्रयोग नहीं करेगा न्यूज लिखने में। दूसरा, साहित्यिक सृजनात्मक लेखन। अब साहित्यिक लेखन का मतलब क्या होता है? साहित्यिक का मतलब वही जिसमें तुम कल्पना का प्रयोग कर सकते हो। साहित्य किसे बोलते हैं? लिटरेचर में तो पोएम आपने पढ़ी होंगी, पोएम में तो इमेजिनेशन का यूज होता ही है। तो साहित्य तो इमेजिनेशन के बिना वैसे भी अधूरा है। हिंदी में तुमने जितनी कविताएं पढ़ी, सब कविताएं अतिशयोक्ति में बोली गई हैं, उसमें कवि ने अपनी कल्पनाओं से लिखा है। तो कविता में तो कल्पना का प्रयोग होता है। ये कविता हो गई, साहित्य हो गया। डन। तो पत्रकारीय लेखन में कल्पना का प्रयोग नहीं होता और साहित्यिक लेखन में कल्पना का प्रयोग होता है। पत्रकारीय लेखन में भावनाओं का प्रयोग नहीं होता और साहित्यिक लेखन में भावनाओं का प्रयोग होता है। देखो, मैंने एक एक वर्ड चेंज करके बना दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर पत्रकारीय लेखन की भाषा क्या होती है? सरल होती है। और साहित्यिक लेखन की भाषा कैसी होती है? साहित्यिक शब्दों से युक्त होती है। देखो, पत्रकारीय लेखन में ना तुम सरल शब्दों का प्रयोग करोगे और साहित्यिक लेखन में हमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, लिटरेचर वर्ड्स का। डन। तो कितना इजी अंतर है, बस 3 बहुत हैं। पत्रकारीय लेखन में क्या होता है? देखो, पत्रकारीय लेखन में क्या है, मतलब कल्पनाओं का प्रयोग नहीं होता। साहित्यिक लेखन में कल्पनाओं का प्रयोग होता है। जहां पर साहित्य देखोगे ना, साहित्य लिटरेचर में तो भैया इमेजिनेशन का यूज होता ही है। हिंदी में सारी कविताएं ऑलमोस्ट इमेजिनेशन से लिखी गई हैं। तो पहला क्या होता है? पत्रकारीय लेखन में कल्पना का प्रयोग नहीं होता और साहित्यिक लेखन में कल्पना का प्रयोग होता है। दूसरा, पत्रकारीय लेखन में भावनाओं का प्रयोग नहीं होता और साहित्यिक लेखन में भावनाओं का प्रयोग होता है। ठीक है। अब क्या होता है, आप सोच रहे कुछ और हो और आप एज अ रिपोर्टर अपनी फीलिंग, मतलब ये नहीं है कि अगर आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें आप अपनी भावनाओं को आपको किनारे रखना पड़ेगा। तो इसमें भावनाओं का प्रयोग नहीं होता और साहित्यिक लेखन में तो भावनाओं का प्रयोग होता ही है। और पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है और साहित्यिक लेखन की भाषा साहित्यिक होती है, मतलब इसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बस जी, याद रखना आपने, कितना छोटा एग्जाम्पल है। पत्रकारीय लेखन में कल्पना का प्रयोग नहीं होता, साहित्यिक लेखन में होता है। पत्रकारीय लेखन में भावनाओं का प्रयोग नहीं होता, साहित्यिक लेखन में होता है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है, साहित्यिक लेखन की भाषा साहित्यिक होती है। बस जी। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार आया था एमसीक्यू में। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? ककार का मतलब होता है, यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आया था, सीबीएसई बोर्ड में, और घुमा के आ गया था एमसीक्यू में। 1 नंबर का प्रश्न आया था, समाचारों में कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? तो आंसर है 6। अब यही है वो सवाल, क्या, कौन, अभी पढ़ेंगे हम। तो समाचार लिखते समय कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? आंसर होगा 6। अगर ये एमसीक्यू में आ गया कि समाचार लिखते समय कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, तो याद रखना 6। और वो ये है पॉइंट, ये भी बता रहा हूं अभी। तो समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे? देखो इसकी सीरीज, देखो इस बच्चे ने आगे पीछे करिए, बाद में करेक्टर दिए। देखो, पहला है क्या, या आपने ऐसे ही याद रखना है, स्विंग मतलब सिंक में एक तरफ से। कई ना पेपर में कई बार ये अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं एमसीक्यू में। पहला आएगा क्या, दूसरा है कौन, क्या कौन,
तीसरा है कैसे, ठीक है, तीसरा है कहां, यह आपने याद रखना है, तीसरा है कहां, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, पहला है क्या, दूसरा है कौन, तीसरा है कहां, चौथा है कब। तो क्या हो गया, कौन क्या कहां कब, कौन क्या याद रखना है आपने, क्या कौन, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले क्या, फिर है कौन। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम भी कई टाइम बात पढ़ते हैं ना तो ये है एक एक शब्द, लेकिन इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। तो सबसे पहले है क्या, दूसरा है कौन। मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, देखो मैंने ट्रिक यहां, ये देखो यहां पर भी लिखी गई है, तो ये ट्रिक है इसकी, इसको आप याद कर दो। जैसे यान, पहले याद कर देना यान, दूसरा कर देना हाब, ठीक है, याद हो जाता है थोड़ा बहुत। यान, यान तो याद ही होगा, देखो आपको एरोप्लेन को भी हम कह लेते हैं यान, अंतरिक्ष यान। तो पहला है यान, दूसरा है हाब, और तीसरा है यूं से, यान हाब यूं से, इससे, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो पहला था यान, तो यान में क्या है, देखो लास्ट में क्या कौन, तो लास्ट के देखो बन तो गया है या और न, तो हो गया ना यान, तो क्या कौन हो गया। सिंपल आ गया ना समझ में। तो आपने बस ये ट्रिक याद करनी है, देखो यान हाब यूं से, कितना सरल है, यान हाब यूं से। ये तीन चार बोलोगे ना तो एटलीस्ट भूलोगे नहीं, यान हाब यूं से, यान हाब यूं से। अब देखो यान का मतलब क्या है, देखो क्या कौन, दोनों के देखो लास्ट अक्षर देखो या और न, मिल तो गया इससे या और इससे न, तो क्या कौन हो गया। फिर मैंने हाब बोला था, हाब का मतलब देखो अब ये हां हो गया, ये बो हो गया, यानी कहां कब, ठीक है। और पांचवा मैंने बोला था यूं से, यूं का मतलब क्यों और से का मतलब कैसे, तो बन गई सीरीज। तो आपने बस ये याद रखना है यान हाब यूं से, यान हाब यूं से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इतनी बार बोल रहा हूं, यान हाब यूं से, याद हो गया, लिख लो इसे, देखो समझ जाओगे आप। फिर तो आप लगा ही लोगे क्या कौन कहां कब क्यों कैसे। यान देखो अब लास्ट का भी मिला लो, चाहे यान हाब यूं से, बस करेक्ट हो गया, यान हाब यूं से, डन। और आपने एक और चीज याद रखनी है, जो पहले के चार ककार है ना वो इंट्रो में आते हैं। वो मैंने अभी उल्टा पिरामिड शैली लिखाई थी ना आपको, सबसे ऊपर क्या बताया था, इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या था, समाचार का पहला पैराग्राफ। तो समाचार के पहले पैराग्राफ के अंदर ना ये चार आ जाते हैं, कौन, ये स्टार्टिंग के चार, ये देखो क्या कौन कहां कब, इन चार सवालों के जवाब तुमको इंट्रो में मिल जाएंगे, समाचार के पहले पैराग्राफ में। और जो पांचवा छठवां है ये क्यों कैसे, इनका जवाब बीच वाले में मिलते हैं, यानी बॉडी, और समापन में कुछ नहीं मिलता। तो याद रखना आप, उल्टा पिरामिड शैली के तीन पार्ट लिखाए थे ना, इंट्रो बॉडी समापन। तो जो समाचार के ये 6 ककार होते हैं ना, इनमें से 4 का जवाब तुमको इंट्रो में मिल जाएगा, समाचार के पहले पैराग्राफ में, और बाकी के 2 का जवाब बीच में बॉडी में मिल जाएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, यान हाब यूं से, यान हाब यूं से, तो अब आप अपने आप लिख लोगे। और पहले 4 किस में मिल जाते हैं, समाचार के पहले 4 ककार किस में मिलते हैं, इंट्रो में, और बाद के 2 किस में मिलते हैं, बॉडी में। समापन में कुछ नहीं है, समापन में हम समाचार का अंत कर देते हैं। याद हो गया। अब देखो नीचे लिखा भी है, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये वो 6 सवाल, ठीक है। यान हाब यूं से, याद रखने लास्ट क्यों। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत आता है, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले विशेष रिपोर्ट क्या होती है, जो रिपोर्ट गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब मैंने बोला बेटा तुमको विशेष प्रोजेक्ट बनाना है, तो तुम बोलोगे यार सर ने मुझे बोला है विशेष प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं गहरी छानबीन करके बनाऊंगा, होता ही है ना। मैंने अपने बच्चों को बोला बेटा हिंदी में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाना, इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा लिख के लाना, तो बच्चे घर जाएंगे, तुम लोग घर जाओगे ढूंढोगे कि यार सर ने बोला है बहुत अच्छी फाइल बननी चाहिए, बहुत अच्छी रिपोर्ट बननी चाहिए, तो हम यहां से भी ढूंढेंगे कंटेंट, वहां से भी ढूंढेंगे। तो विशेष रिपोर्ट कौन होती है, जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। याद हो गई परिभाषा, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। डन। अब विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। तो विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार हैं, यहां से एमसीक्यू भी बन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी बन रहे हैं। तो विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। याद हो गया। विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं, 4। समाचार लेखन के कितने ककार हैं, 6। क्या क्या बताए थे, यान हाब यूं से,
अब विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार होते हैं। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। इसके कितने प्रकार हैं? विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार हैं। अब पहली है खोजी, पहले इनके नाम याद रखो। देखो, पहली है खोजी, दूसरी है इन डेप्थ, तीसरी है विश्लेषणात्मक और चौथी है विवरणात्मक। देखो बहुत ही, आपने मेन वर्ड याद रखने। पहले है खोजी रिपोर्ट, दूसरी है इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। बस थर्ड और फोर्थ याद करना है क्योंकि ये वर्ड आपको फंबल कर सकते हैं। पहला तो बहुत ईजी है। देखो पहला है खोजी रिपोर्ट, दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ वर्ड तो आपने इंग्लिश वाले बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक, ये भूलना मत बस। बाकी 2 तो स्टार्टिंग के ईजी हैं। तो विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार है। पहला है खोजी रिपोर्ट। क्या करती है ये खोजी रिपोर्ट? खोजी रिपोर्ट छुपी हुई खबरों को सामने लाती है और गड़बड़ी भ्रष्टाचार का पता लगाती है। एमसीक्यू में यह भी आ सकता है, खोजी रिपोर्ट किसका पता लगाती है? तो याद रखना, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का। खोजी रिपोर्ट भ्रष्टाचार का, मेनली गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का पता लगाती है। याद हो गया, खोजी रिपोर्ट क्या करती है? गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का पता लगाती है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करती है? यह सार्वजनिक खबरों की गहरी छानबीन करती है। कोई ऐसी खबर जो सबको पता है, ये उसकी भी डिटेल में जाती है। सार्वजनिक खबर किसे बोलते हैं? सार्वजनिक खबर का मतलब जो सबको पता है, ये उस खबर की भी इन डेप्थ, गहराई में जाकर खबर लाती है। तो याद हो गई दोनों। खोजी रिपोर्ट किसे बोलते हैं? जो गड़बड़ी और घोटालों, भ्रष्टाचार का पता लगाती है। मतलब खोजी रिपोर्ट क्या करती है? गड़बड़ी, भ्रष्टाचार का पता लगाती है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करती है? सार्वजनिक खबरों की गहरी छानबीन करती है। जो खबर सार्वजनिक है उसकी गहरी छानबीन करती है। तीसरा है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या करती है? ये किसी घटना का विश्लेषण करती है। विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस करना। तो कुछ भी नहीं लिखना आपने, बस विश्लेषण पद याद रखो। ये किसी घटना का विश्लेषण करती है। और विवरण का मतलब होता है डिटेल में देना। यह किसी घटना को बारीकी से प्रस्तुत करती है। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। याद हो गया, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। याद हो गया। अब विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं? तो विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। याद हो गया। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है। डन। विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहले नाम बोल दें। पहला खोजी, दूसरा इन डेप्थ। पहला खोजी, दूसरा इन डेप्थ, तीसरा विश्लेषणात्मक, एनालिसिस कहते हैं जिसको। तीसरा विश्लेषणात्मक, तोड़ के बोल दो शब्द को, विश्लेषणात्मक। चौथा विवरणात्मक। विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक लिखना आना चाहिए। अब खोजी रिपोर्ट क्या करती है? यह गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का पता लगाती है। खोजी रिपोर्ट गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का पता लगाती है। एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करती है? यह सार्वजनिक खबरों की गहरी छानबीन करती है। जो खबर पहले से ही सार्वजनिक है, यह उसकी भी गहरी छानबीन करती है। जो खबर पहले से ही सार्वजनिक है उसकी भी गहरी छानबीन करती है। कौन? इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब ही वही है, गहराई में जाकर। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा था विश्लेषणात्मक। ये क्या करती है? ये खबरों का या घटनाओं का विश्लेषण करती है। बस जी इतना ही लिखना, ये खबरों का विश्लेषण करती है। डन। और चौथा था विवरणात्मक। ये खबरों को क्या करती है? मतलब बारीकी से प्रस्तुत करती है, डिटेल में। विवरण का मतलब होता है ये किसी भी बारीक खबर को मतलब एक प्रकार से डिटेल में प्रस्तुत करती है। क्लियर हो गया? 4 याद हो गए। पहला था खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक। खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक। पहले वाली क्या करती है? खोजी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का पता लगाती है। इन डेप्थ क्या करती है? सार्वजनिक खबरों की गहरी छानबीन करती है। विश्लेषणात्मक क्या करती है? खबरों का विश्लेषण करती है। और विवरणात्मक क्या करती है? खबरों को डिटेल में प्रस्तुत करती है। बस हो गया विशेष रिपोर्ट। डन। यह प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि राम किसी खबर की क्या बोलते हैं मतलब बारीकी से वो करता है, या राम किसी खबर को या राम किसी बारीक खबर को मतलब एक प्रकार से क्या है पूरा डिटेल में प्रस्तुत करता है। कुछ भी हो सकता है घुमा के। ठीक है। या मोहन किसी सार्वजनिक खबर को बारीकी से प्रस्तुत करता है, वो किस रिपोर्ट के लिए काम कर रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है प्रश्न। तो समझ गए आप? खोजी क्या करती है? गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का पता लगाती है।
ठीक है। इन डेप्थ रिपोर्ट करती है सार्वजनिक खबरों की गहरी छानबीन। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट करती है खबरों का विश्लेषण। और विवरणात्मक रिपोर्ट करती है खबरों को बारीकी से प्रस्तुत, डिटेल में। डन। आता है अगले क्वेश्चन से आता है फीचर किसे कहते हैं। यह एमसीक्यू में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार आया भी था। पिछली बार उन्होंने पता कैसे दे दिया है प्रश्न, देखो। सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख को क्या कहते हैं। उन्होंने डेफिनेशन को तोड़ दिया। सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख को क्या कहते हैं, तो ये फीचर को ही कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ रखा था पिछले साल प्रश्न, आप चाहे तो चेक कर सकते हो बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो प्रश्न है फीचर किसे कहते हैं और एक अच्छे फीचर की विशेषताएं बताइए। फीचर किसे कहते हैं और एक अच्छे फीचर की विशेषताएं बताइए। क्लियर हो गया। अब आपने 3 वर्ड याद रखने फीचर की डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। याद हो गया। फीचर का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना। सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना। तो इतना बहुत है। फीचर किसे कहते हैं? फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना, ज्ञान देना और सूचना देना है। याद रखना है, ज्ञान देना, सूचना देना और मनोरंजन करना। ज्ञान देना, सूचना देना और मनोरंजन करना, यह फीचर का उद्देश्य है। अब है फीचर की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फीचर मनोरंजक शैली में लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने कथात्मक भी बोला और मनोरंजन भी बोला, तो दोनों ही शैली में फीचर लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाली, कथात्मक शैली। एमसीक्यू में आ सकता है। फीचर हमने पढ़ लिया, फीचर किसे बोलते हैं? फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। आपने 3 वर्ड याद रखने, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक। सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है और इसका उद्देश्य क्या है? सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना। सूचना देना, ज्ञान देना और मनोरंजन करना। अब एक फीचर की विशेषता है या अच्छे फीचर की विशेषता है, जो भी बोलो। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, फिर फीचर मनोरंजक शैली में लिखा जाता है। दोनों लिख देना। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, फीचर मनोरंजक शैली में लिखा जाता है। फीचर की भाषा सरल होनी चाहिए। देखो कठिन तो किसी की भाषा भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फीचर हो, निबंध हो, कुछ भी हो। फीचर की भाषा दिल को छूने वाली होनी चाहिए और फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 250 से 2000 शब्द के बीच, 250 से 250 से 2000 वर्ड्स के बीच होना चाहिए। तो बहुत इतनी, अगली भी और सारी हैं। मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, भावनाओं का प्रयोग करना चाहिए, कल्पना का प्रयोग करना चाहिए, रचनात्मकता का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने फीचर के बारे में कितने सारे पॉइंट बता दिए देखो आपको। तो फीचर किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख को। सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख को। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और फीचर की विशेषता क्या है? कथात्मक शैली में लिखा जाता है, मनोरंजक शैली में लिखा जाता है, इसमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो दिल को छूने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 250 शब्द से 2000 शब्द के बीच। या एमसीक्यू में भी आ सकता है। फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और ब्रैकेट में लिख देना 250 से 2000 वर्ड्स तक, जैसे ये लिखा है। अगला, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, भावनाओं का प्रयोग करना चाहिए, कल्पनाओं का प्रयोग करना चाहिए। फीचर में सब यूज होता है, भावनाएं, कल्पनाएं, मुहावरे, रचनात्मकता। तो ये 9 है, आपको 5-6 लिखने। 9 लिख दोगे तो बेस्ट है। अगला है फीचर लेखन के क्या उद्देश्य हैं। मैं बता चुका हूं, सूचना देना, ज्ञान देना, मनोरंजन करना। ये 3 तो मैंने डेफिनेशन में भी बताए थे। सूचना देना, ज्ञान देना, मनोरंजन करना, सोचने की क्षमता को बढ़ाना। अगर मैं आपको फीचर लिखने के लिए दूंगा तो आप सोचोगे ना, दिमाग पे जोर तो डालोगे। तो दिमाग, सोचने की क्षमता को बढ़ाना और बुद्धि का विकास करना, ये 5 लिख दो। ये फीचर के उद्देश्य है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? मनोरंजन करना, ठीक है, याद रखना है आपको। मनोरंजन करना,
ठीक है, ज्ञान देना, सूचना देना, सोचने की क्षमता को बढ़ाना और बुद्धि का विकास करना, ये फीचर के उद्देश्य है। दिमाग में आप भी बैठा लो, सूचना देना, ज्ञान देना, मनोरंजन करना। पहले फीचर सूचना देता है, फिर वो ज्ञान भी देता है, मनोरंजन भी करता है, क्योंकि मनोरंजक शैली में लिखा जा रहा है, सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है, बुद्धि का भी विकास करता है। तो ये आपने याद रखना है, सूचना देना, ज्ञान देना, मनोरंजन करना, सोचने की क्षमता को बढ़ाना, बुद्धि का विकास करना, ये सब फीचर लेखन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये आप पीछे से भी लिख सकते हो, क्या क्या देखो, फीचर कथात्मक शैली में होना चाहिए, वही पुराने पॉइंट बस घुमा दिए मैंने, लास्ट में चाहिए चाहिए कर देना। फीचर कथात्मक शैली में होना चाहिए, फीचर मनोरंजक शैली में होना चाहिए, फीचर की भाषा सरल होनी चाहिए। विशेषताएं में मैंने क्या लिखा था, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। विशेषताएं में मैंने लिखा था फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, फीचर मनोरंजक शैली में लिखा जाता है, फीचर की भाषा सरल होती है, ये उसकी विशेषताएं थी। अब जब मैं ध्यान रखने योग्य बातें लिख रहा हूं तो लास्ट में मैं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए बस ये कर दे रहा हूं, बाकी सेम है। देखो, फीचर कथात्मक शैली में होता है ये नहीं लिखना, फीचर कथात्मक शैली में होना चाहिए, फीचर मनोरंजक शैली में होना चाहिए, फीचर की भाषा सरल होनी चाहिए, फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, फीचर की भाषा दिल को छूने वाली होनी चाहिए, मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, रचनात्मकता का प्रयोग होना चाहिए, भावनाओं का प्रयोग होना चाहिए। मैंने सारे वो 9 पॉइंट इसमें यूज कर दिए, बस उसमें है था, इसमें चाहिए चाहिए था। तो फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो इसमें सब चाहिए चाहिए लिख देना। अगला है फीचर के प्रकार। तो फीचर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप कुछ याद कर लो, सामाजिक फीचर, प्राकृतिक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, विज्ञान फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, घटनापरक फीचर, साहित्यिक फीचर। अब देखो क्या होता है, देखो सामाजिक फीचर वो होते हैं जो सामाजिक मुद्दों पर लिखे जाते हैं, प्राकृतिक फीचर वो होते हैं जो प्राकृतिक चीजों पर लिखे जाते हैं, सांस्कृतिक फीचर वो होते हैं जो संस्कृति से रिलेटेड चीजों पर लिखे जाते हैं, विज्ञान फीचर वो होते हैं जो विज्ञान पर लिखे जाते हैं, घटनापरक फीचर वो होते हैं जो किसी घटना पर लिखे जाते हैं, साहित्यिक फीचर वो होता है जो किसी कवि वगैरह पे लिखे जाते हैं, राजनीतिक फीचर वो होते हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में लिखे जाते हैं या नेता के बारे में, और साक्षात्कार फीचर वो होते हैं जो जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं वो वाले फीचर हैं, व्यक्तिपरक फीचर वो होते हैं जो किसी व्यक्तिगत इंसान पर होते हैं, और खोजपरक फीचर वो होते हैं जिसमें कोई नई खोज के बारे में होता है। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जितने आपको याद रह जाएंगे। सामाजिक फीचर, घटनापरक, प्राकृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विज्ञान, साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, या आगे भी आप पढ़ोगे। अगला देखो, अब फीचर और समाचार में क्या अंतर है, अब समझो। फीचर में भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। समाचार तो भैया फैक्ट पे होना चाहिए, रियलिटी पे होना चाहिए। तो फीचर में भावनाओं का प्रयोग होता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं होता। यहीं से दूसरा बना दो, फीचर में कल्पना का प्रयोग होता है, समाचार में कल्पनाओं का प्रयोग नहीं होता। समाचार को इमेजिनेशन से लिखोगे, फीचर में तो इमेजिनेशन लोग करते ही हैं। तो फीचर में क्या होता है, पहले तो भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है और समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सब मैं पीछे बता चुका हूं, यही तो दिमाग होता है। यही आपका, अगर मान लो मैं ये प्रश्न नहीं करवाता तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने फीचर और समाचार के बारे में काफी कुछ बता दिया, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं। यकीन नहीं होता तो आप सोच के देख लो, मैंने सारी बातें बताई थी। फीचर क्या होता है, फीचर में कल्पना का प्रयोग क्या होता है, समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं होता। फीचर में भावनाओं का प्रयोग होता है, समाचार में भावनाओं का प्रयोग नहीं होता। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तीन भी बहुत हैं। फीचर का उद्देश्य मनोरंजन करना और बुद्धि का विकास करना है, और समाचार का उद्देश्य सूचना देना है। तो ये आपकी मर्जी है, 3-4 आप लिख दो। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन या आत्मकथात्मक लेखन क्यों कहा जाता है। बहुत इजी है, फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन क्यों कहा जाता है। तो मैंने आपको बोला फीचर इंसान कैसा लिखता है, अपनी भावनाओं पर लिखता है, अपनी भावनाओं के द्वारा लिखता है, मतलब अपनी कल्पना के द्वारा लिखता है, अभी बताया ना मैंने। तो फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन पता क्यों कहा गया है, क्योंकि फीचर पढ़ने वाले इंसान को यह लगता है कि यह मेरे ही बारे में बात हो रही है, इसलिए वो आत्मनिष्ठ लेखन उसे कहा गया है। मतलब समझो, मैंने मान लो एक फीचर लिखा ना,
तो जब मैं उसको अपनी फीलिंग से लिखूंगा तो जो पढ़ने वाला होगा ना उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरी बात हो रही है। इसीलिए फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन कहा गया। समझ गए ना आप? अब आप बोलोगे सर इसको हम बड़ा कैसे लिखे? तो इसमें पहले फीचर की परिभाषा लिख देना। फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख है जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना, ज्ञान प्रदान करना, ये सब लिख देना। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन इसलिए कहा गया है क्योंकि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे ही बारे में बात हो रही है। अब तुम अगर दिल से कोई चीज लिखोगे ना तो पढ़ने वाले को वो जरूर कनेक्ट करेगी, वही वाली बात है। बस समझ में आ गया? फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन इसलिए कहा गया है क्योंकि फीचर में लेखक अपने मन के विचारों को लिखता है और जब लोग उसे पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है जैसे कि यह हमारे बारे में बात हो रही है। बस यही तो है, फीचर में लेखक अपने विचारों को लिखता है और उनको पढ़कर ऐसा लगता है, ठीक है, कि जैसे कि ये उन लोगों के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो फीचर में लेखक अपने मन के विचारों, अपने मन की कल्पनाओं को लिखता है जिससे पढ़ने वाले को यह लगता है कि ये मेरे ही बारे में बातें हो रही है और पढ़ने वाला उससे जुड़ जाता है। आगे देखो, अब फीचर कैसे लिखा जाता है, फीचर लिखने का क्या पैटर्न होता है। तो इसमें सबसे पहले यह जरूर लिख देना, फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। हर फीचर में 3 चीज होती है, प्रारंभ, मध्य और अंत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कोई पूछे ना फीचर कैसे लिखते हैं तो बोल देना सर फीचर लिखने का वैसे तो कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, प्रारूप माने पैटर्न, या फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है, फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। अब प्रारंभ में क्या लिखोगे? प्रारंभ का मतलब है अगर तुम किसी इंसान के बारे में फीचर लिख रहे हो तो प्रारंभ में तुमको ऐसी घटना के बारे में लिखना है जिसने उसके जीवन को बदल दिया हो। मतलब शुरुआत तुमने कुछ इंपॉर्टेंट उससे करनी है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अगर शुरुआत में बोरिंग कर दिया ना तो लोग आगे क्यों पढ़ेंगे? समझ में आ रहे हो बात? फीचर के कई प्रकार बताए ना तुमको, उसमें एक व्यक्ति परक फीचर भी था। व्यक्ति परक फीचर का मतलब होता है जैसे मैं विराट कोहली पे फीचर लिख दूं तो वो व्यक्ति परक फीचर है क्योंकि वो पर्टिकुलर इंसान के बारे में, कोई भी हो सकता है, महात्मा गांधी जी भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, बस फीचर लिखते समय 3 चीजें, प्रारंभ, मध्य और अंत होना चाहिए। फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, फीचर लिखने में प्रारंभ, मध्य और अंत होना चाहिए। प्रारंभ में क्या लिखना है? प्रारंभ हेडिंग डाली, फिर लिखना अगर हम किसी इंसान के बारे में फीचर लिख रहे हैं तो प्रारंभ में ऐसी घटना लिखनी चाहिए जिसने उसके जीवन को बदल दिया हो। समझो, प्रारंभ में क्या लिखोगे? अगर हम किसी इंसान के बारे में, अगर हम किसी इंसान के बारे में फीचर लिख रहे हैं तो शुरुआत में या प्रारंभ में ऐसी घटना के बारे में लिखना चाहिए जिसने उसके जीवन को बदल दिया हो। डन। उसके बाद है मध्य। मध्य में क्या आता है? मध्य में उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखना चाहिए। फिर पहले वाले में तो ऐसी घटना को लिखना जिसने उसके जीवन को ही बदल दिया, और मध्य में फिर उसके जीवन की बाकी घटनाएं, और अंत में उसके भविष्य की योजनाएं कि उसकी भविष्य के प्रति क्या प्लानिंग है। तो ये होता है व्यक्तिपरक फीचर। मैंने तुमको एक एग्जांपल के थ्रू बताया एक फीचर को लेके। डन। तो फीचर लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, लेकिन इसको लिखते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रारंभ, मध्य, अंत। प्रारंभ, मध्य, अंत। प्रारंभ में क्या होता है? अगर हम किसी इंसान पर फीचर लिख रहे हैं, अगर हम किसी इंसान पर फीचर लिख रहे हैं तो शुरुआत में हमें ऐसी घटना के बारे में लिखना चाहिए जिसने उसके जीवन को बदल दिया हो। मध्य में क्या होगा? उसके जीवन की बाकी घटनाओं को लिखना चाहिए। प्रारंभ में तो तुमने ऐसी घटना को लिखा जिसने उसके जीवन को बदल दिया, और मध्य में बाकी की घटनाओं को लिखना चाहिए। सीधा मध्य में लिखना, बाकी की घटनाओं को लिखना चाहिए, और अंत में लिख देना उसके भविष्य के लिए योजनाओं को लिखना चाहिए, उसके भविष्य की योजनाओं को लिखना चाहिए। डन। ये हो गया किसी फीचर का उदाहरण और कैसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संपादकीय किसे कहते हैं और संपादकीय में लेखक या संपादक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है ये संपादकीय, और इसमें जो है लिखने वाले का नाम क्यों नहीं दिया जाता? क्या होता है ये संपादकीय, कौन इसे लिखता है, और इसमें लिखने वाले का नाम क्यों नहीं दिया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संपादकीय किसे कहते हैं? सबसे पहले संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहते हैं। संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहते हैं। तो संपादकीय कौन होता है? जो संपादक लिखता है।
संपादकीय वो होता है जो कोई संपादक लिखता है, ठीक है, उसके बाद लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमसीक्यू में आ सकता है। संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है, यह एमसीक्यू में आ सकता है। अगर तुमसे ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, संपादकीय किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, तो ये सब लिख देना लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि संपादकीय के बारे में बताइए, तो सबसे पहले लिख देना संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहते हैं, या ये लिख दो संपादकीय संपादक द्वारा लिखा जाता है, संपादकीय संपादक द्वारा लिखा जाता है। अब संपादकीय को क्या कहा जाता है? संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है, संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। अब यह कौन लिखता है? संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। तो संपादकीय कौन लिखता है? बेसिकली संपादक और उसके साथी कुछ। अगला लास्ट पॉइंट है, संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यह संपादक की राय को ना बताकर पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। मैं बताता हूं, मान लो तुम किसी न्यूज़पेपर के संपादक हो, तुमने उसमें कुछ लिख दिया, एक आर्टिकल, अगर तुम नीचे नाम दे दोगे अपना, तो लोग तो फिर तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, तुम पे केस कर देंगे कि भाई इस आदमी ने लिखा है। और अगर तुमने नाम नहीं लिखा, इसका मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार पूरा न्यूज़पेपर है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, अगर मान लो किसी न्यूज़पेपर में कोई चीज छपती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बताओ? क्या पत्रकार की होगी? नहीं, पूरे न्यूज़पेपर की होगी। अगर केस होगा तो पूरे न्यूज़पेपर पे होगा, इसीलिए उसमें नाम नहीं देते, क्योंकि वो अकेला उस इंसान की राय को नहीं बताता जो वो लिख रहा है, इसका मतलब वो पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज लिखी गई है तो इसका मतलब है पूरा न्यूज़पेपर उस चीज से एग्री करता है, तभी वो उस न्यूज़पेपर में छपी गई है। कुछ बात होती है तो पूरा न्यूज़पेपर जिम्मेदार है। तब ये नहीं कि न्यूज़पेपर का संपादक बोल रहा है अरे नहीं 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 नहीं, ये तो इसने लिखा है, इसके खिलाफ करो जो करना है, ऐसा नहीं होगा। तो यही है। तो समझ में आ गया क्या क्या पॉइंट है? संपादकीय किसे कहते हैं? जो संपादक और उसके साथ ही लिखते हैं। बेसिकली मेन संपादक ही है, लेकिन उसके दो तीन साथी भी हो गए। तो संपादकीय क्या होता है? जो संपादक और उसके साथ ही लिखते हैं। डन। अगला मैंने क्या बोला? संपादकीय को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र की आवाज कहा जाता है। संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज कहा जाता है। अब है, संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यह अकेले संपादक की राय को नहीं बताता, बल्कि पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। या तुम सीधा यह भी लिख देना, क्योंकि यह अकेले इंसान की राय को नहीं बताता, बल्कि पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है, तो इसके लिए पूरा समाचार पत्र ही जिम्मेदार होगा। डन। तो ये संपादकीय में सारे पॉइंट है, याद रखना। संपादकीय किसे कहते हैं? जो संपादक और उसके साथ ही लिखते हैं। डन। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यह अकेले लेखक की राय को नहीं बताता, बल्कि इसके लिए पूरा समाचार पत्र जिम्मेदार है। याद हो गया। और संपादकीय को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र की आवाज, क्योंकि यह समाचार पत्र की आवाज ही तो है। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी संपादक लिख रहा है, उसके लिए पूरा समाचार पत्र जिम्मेदार है, ना कि संपादक। अगला है, इंटरव्यू किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी आता है। या साक्षात्कार किसे कहते हैं? इंटरव्यू इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे साक्षात्कार कहते हैं। क्या होता है इंटरव्यू? क्या होता है यह साक्षात्कार? और पत्रकारिता जगत में साक्षात्कार का क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंटरव्यू किसे कहते हैं और इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है पत्रकारिता में। तो सबसे पहले इंटरव्यू की परिभाषा या साक्षात्कार की परिभाषा। हिंदी में कंफ्यूज मत होना, पता नहीं बोलोगे क्या वर्ड आ गया है, साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं। तो क्या होता है साक्षात्कार? क्या होता है इंटरव्यू? जब कोई इंसान सवाल जवाब के द्वारा दूसरे इंसान के विचारों को जानता है, उसे ही इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें कोई इंसान सवाल जवाब के द्वारा दूसरे इंसान के विचारों को जानता है। अब तुमने इंटरव्यू में देखा होगा, मालूम मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो मैं प्रश्नों के माध्यम से ही तो उसके विचारों को जान रहा हूं कि आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा, इस टाइप से। समझ रहे हो? तो इंटरव्यू किसे बोलते हैं? जिसमें कोई इंसान सवाल जवाब के द्वारा दूसरे के विचारों को जानता है। ये तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? जब कोई इंसान सवाल जवाब के द्वारा दूसरे के विचारों को जानता है। अब है, इंटरव्यू का क्या महत्व है पत्रकारिता में? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं।
इससे इंसान की सोच का पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। मान लो तुमने देखा होगा जो ये मीडिया वाले होते हैं ना, ये चीजों को कुरेद कर निकाल देते हैं, सवाल पूछ पूछ कर इंसान को कंफ्यूज ही कर देते हैं। और इंसान मजबूरी में हकीकत में सच बोल देता है। नहीं करते, कई नेता लोगों के सामने भी जाते हैं। तो इसके क्या फायदे? इससे इंसान की सोच का पता चलता है, इससे इंसान की भावनाओं का पता चलता है, इससे इंसान के विचारों का पता चलता है, इससे इंसान के नजरिए का पता चलता है। तो देखो मैंने बीच बीच का वर्ड चेंज करके 4 पॉइंट बना दिए। ऐसे ही इससे इंसान की सोच का पता चलता है, इससे इंसान के विचारों का पता चलता है, इससे इंसान के नजरिए का पता चलता है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, इससे इंसान की भावनाओं का पता चलता है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह आती है एमसीक्यू में, जो इंटरव्यू होता है ना, वो पत्रकारिता के लिए कच्चे माल की तरह होता है, रॉ मटेरियल। जब तुम मैगजीन पढ़ोगे ना, तो मैगजीन के अंदर कई लोगों के क्या छपे होते हैं? इंटरव्यू होते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है वो पत्रकारिता के लिए किसकी तरह होता है? कच्चे माल की तरह, रॉ मटेरियल। क्योंकि मैगजीन के अंदर इंटरव्यू भरे होते हैं, इसलिए इंटरव्यू के द्वारा मैगजीन का कंटेंट बढ़ता है। तो 4 पॉइंट तो बहुत ईजी है। देखो इंटरव्यू के महत्व में क्या, इससे इंसान की सोच का पता चलता है, इससे इंसान के विचारों का पता चलता है, इससे इंसान की भावनाओं का पता चलता है, इससे इंसान के नजरिए का पता चलता है। अब जो याद करने वाला पॉइंट है कि साक्षात्कार पत्रकारिता के लिए कच्चे माल की तरह होता है, या इंटरव्यू पत्रकारिता के लिए कच्चे माल की तरह होता है। यह एमसीक्यू में आ सकता है। इंटरव्यू या साक्षात्कार पत्रकारिता के लिए क्या होता है? तो एक रॉ मटेरियल, एक कच्चे माल की तरह, क्योंकि पत्रकारिता में लोगों के इंटरव्यू होते हैं और उसके अंदर वो फीड होते हैं। डन। तो ये पूरे चैप्टर के, ये मैंने ऑलमोस्ट, अभी एक और टॉपिक रह गया, सॉरी, देखो बहुत बड़ा चैप्टर है। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेखन क्या होता है? मैं आपको आसान से समझा देता हूं। देखो स्तंभ लेखन पता क्या होते हैं? जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको स्तंभ लेखन लिखने का मौका दिया जाता है। न्यूज़पेपर में ना एक जगह होती है, न्यूज़पेपर में एक जगह होती है जहां पे ये स्तंभ लेखन होता है। और स्तंभ लेखन पता कौन लिखते हैं? जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है तभी उसको स्तंभ लेखन लिखने का मौका दिया जाता है। इसका मतलब किसी नए लेखक को स्तंभ लेखन लिखने का मौका नहीं दिया जाता। जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है तब उसे स्तंभ लेखन लिखने का मौका मिलता है। और इसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखता है, ठीक है, और नए लेखकों को स्तंभ लेखन लिखने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है तो उसकी भी तारीफ होती है, और जिस समाचार पत्र में उसका लेख छपा है उसकी भी तारीफ होती है। तो बस आपने इतना याद रखना है बस जी। और याद रखना, ये एक प्रश्न पिछली बार आया था, विचार परक लेखन किसे कहते हैं? 3 नंबर में। और बच्चे बोल रहे पता नहीं क्या पूछ दिया है। तो विचार परक लेखन वो होते हैं जिनमें इंसान सोच के लिखता है। अब ये स्तंभ लेखन हो गया, फीचर हो गया, कहीं ना कहीं ये रचनात्मक लेखन, कहीं ना कहीं ये सब विचार परक ही लेखन है, क्योंकि इसमें इंसान सोच के ही लिखेगा। तो इन सब के बारे में लिखना था इसमें। ये स्तंभ लेखन भी एक विचार परक लेखन होता है। ठीक है, तो विचार परक लेखन वो होते हैं जिनमें इंसान सोच के लिखता है और फिर थोड़ी थोड़ी सब चीजों के बारे में लिख दो। डन। तो स्तंभ लेखन आ गया समझ में? क्या होता है? जब किसी लेखक का लेख प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको स्तंभ लेखन लिखने का मौका दिया जाता है। ठीक है, और जब उसका लेख प्रसिद्ध हो जाता है तो उसकी भी तारीफ होती है और उस समाचार पत्र की भी तारीफ होती है जिसमें वो छपा है, और नए लेखकों को स्तंभ लेखन लिखने का मौका नहीं दिया जाता है। डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब अगर आपको एमसीक्यू की भी वीडियो चाहिए, ये तो मैंने 6 चैप्टर करवा दिए हैं, लेकिन 5 एमसीक्यू भी आएंगे, इन्हीं 3 के अंदर से आएंगे। लेकिन अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। बाकी 6 लेसन कंप्लीट हो गए सीबीएसई बोर्ड के। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो